मेरे करियर का सबसे पहला केस था जो मैंने लिया। और जब मैंने लिया तो मुझे मेरे सीनियर्स ने, मुझे आज भी याद है कि कहा कि इसमें मैडम कुछ मिलना नहीं है आपको। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो इसी एक्ट के अंदर देयर आर सर्टेन रूल्स विच आर लेड डाउन, जिसके अंदर से रूल 7 जो है 2014 में ये रूल्स आए थे, 2014 के ये रूल्स हैं। जो रूल 7 है वो बताता है कि प्रोसीजर क्या होगा। रूल 9 जो है वो ये बताता है कि ऑथराइजेशन कमेटी जो पेशेंट है उसको डॉक्यूमेंट मांगेगा कि इतने इतने आपने इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हैं, आप और डॉक्यूमेंट्स दीजिए। अब वो डॉक्यूमेंट्स बाय हैंड जा रहे हैं, उसका रिकॉर्ड ही नहीं है। बीच में कोऑर्डिनेटर्स हैं जो कॉल कर रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट दीजिए, वो डॉक्यूमेंट दीजिए, उसका रिकॉर्ड नहीं था। तो हमने कोर्ट को ये भी हाईलाइट किया कि इसको डिजिटाइज कर दिया जाए। In this era of digitization where everything is getting digitized, it should be transparent. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ न्यूज़ रूम पोस्ट पर। ऑर्गन ट्रांसप्लांट यानी कि जिसे आप अंग प्रत्यारोपण कहते हैं, ये एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें काफ़ी ज़्यादा समय लगता है और काफ़ी ज़्यादा पेचीदा तकनीक भी होती है। मेडिकल साइंस में इसके लिए अपने आप में एक पूरा प्रोसीजर है, लेकिन मेडिकल के अलावा भी इसमें एक लीगल प्रोसीजर होता है। और उस लीगल प्रोसीजर की वजह से ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराने वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सोसाइटी में ये एक बहुत बड़ा इशू है, एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और इस मुद्दे पर दिल्ली हाई कोर्ट में कानूनी जंग जिन्होंने लड़ी, आज वो वकील सीनियर एडवोकेट चारू अनेजा जी दिल्ली हाई कोर्ट के हमारे साथ मौजूद हैं। और अभी हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने जो एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फैसला दिया, एक जजमेंट दी इस चीज़ को लेकर के, जो समय सीमा निर्धारित की है हाई कोर्ट की तरफ से की गई है, उस चीज़ को एक लैंडमार्क जजमेंट कहा जा रहा है हाई कोर्ट का। तो उन तमाम चीज़ों पर हम चारू अनेजा जी से बात करेंगे कि क्या ये केस था, किस तरीके से इस जंग को लड़ा गया, कानूनी जंग को, और आखिर में क्यों ये एक तरीके से रेवोल्यूशनरी होगा, एक क्रांतिकारी बदलाव होगा। तो चारू जी, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहूँगा कि ये बताइए कि केस ये क्या था, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, और फिर इसके अलावा ये इतनी बड़ी कानूनी लड़ाई कैसे बन गई। केस तो प्रशांत जी 2017 में ये एक्स एयरफोर्स पर्सनल थे मिस्टर अमर सिंह भाटिया जी। 2017 में इनको डायग्नोस किया गया था किडनी के प्रॉब्लम के साथ। ही वॉज अ टी टोटलर पर्सन और अ फैमिली पर्सन। 3 माइनर बच्चों के फादर थे ये। 2019 में इनको ट्रांसप्लांटेशन के लिए बोल दिया था, पहले मेदांता में और उसके बाद रिस्पोंडेंट नंबर 1 सर गंगाराम हॉस्पिटल में। तो जब इन्होंने कार्यवाही करानी चाहिए ट्रांसप्लांट की, तो इनके नियर रिलेटिव में सब लोग ही, कोई शुगर पेशेंट था, कोई एज ज़्यादा थी, तो इनको कोई रिलेटिव्स में ट्रांसप्लांट नहीं दे पा रहा था, अपना ऑर्गन नहीं दे पा रहे थे। तो इनके एक फ्रेंड थे बचपन के, हु वॉज रेडी टू गिव हिम हिज ऑर्गन सीइंग हिज कंडीशन एंड द वे ही ऑल्सो हैड हेल्प्ड पुराने वक्त में जब उनको ज़रूरत थी। तो दिस इज़ हाउ द केस वॉज। तो जब ट्रांसप्लांटेशन में इन लोगों ने सारा ऐसा होता है कि स्क्रीनिंग की जाती है डोनर और डोनी की। वंस हॉस्पिटल को पता लग जाता है कि ये फिट हैं दोनों एक दूसरे को ऑर्गन देने के लिए और लेने वाला लेने के लिए, तो उसके बाद अगर आप डिस्टेंट रिलेटिव नहीं हैं तो आपको एक प्रोसीजर के अंडर को जाना पड़ता है, जो थोटा एक्ट जो है ये 2014 का 1994 का सॉरी, इसके अंदर सर्टेन रूल्स लेट डाउन किए गए हैं कि उन रूल्स के अंडर आपको फॉलो करना पड़ेगा जो प्रोसीजर है। जिसके अंदर रूल 24 स्पेसिफिकली ये कह रहा है कि आपको जब एक बार आपने अपना स्क्रीनिंग हो गया है, आपको एक सर्टिफिकेट फिटनेस मिल गया है, उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होगा जो ऑथराइजेशन कमेटी कंडक्ट करती है। हॉस्पिटल्स के पास ये कमेटी जो होती है वो ऑलरेडी इन वर्क होती है। तो जब ये कंडक्ट किया जाता है उसके बाद वो रिजल्ट देते हैं। वो ये निर्धारित करते हैं कि भाई आपस में इनका रिलेशनशिप कैसा है और इसके अंदर कोई ट्रेड नहीं होना चाहिए। दैट इज़ हाउ इट वॉज बेसिकली। ये तो था एक्ट के बारे में। केस के बारे में ऐसा था कि जब इन्होंने इनकी स्क्रीनिंग हो गई और जब इंटरव्यू होना था, उस बीच का जो वक्त था वो ये लोग शॉर्ट नहीं कर रहे थे, मतलब उसका इंटरव्यू का डेट नहीं दे रहे थे। बेसिकली सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो चुकी थी, जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स थे, जो फॉर्म 20 की फॉर्मेलिटीज़ थी, जो भी फॉर्मेलिटीज़ उस एक्ट में थी रिलेटेड टू अ नॉन रिलेटिव पर्सन, वो सब पूरी हो चुकी थी।
तो इन्होंने जब मुझे अप्रोच किया तो मैं प्रशांत जी आपको एक बात और यहाँ बहुत ही क्रूशियल है जो बताऊंगी कि ये मेरे करियर का सबसे पहला केस था जो मैंने लिया। और जब मैंने लिया तो मुझे मेरे सीनियर्स ने मुझे आज भी याद है कि कहा कि इसमें मैडम कुछ मिलना नहीं है आपको। तो मनी तो माइंड में ही नहीं था क्योंकि पहला केस था, तो मन में ये था कि कुछ कुछ इसमें मिलना चाहिए, कुछ तो मिलना चाहिए। जब हमने प्रोसीडिंग स्टार्ट करी 2019 की बात है, जब सर्टिफिकेट इशू हो गया था और राइट इन कोविड, जब सारी दुनिया लॉकडाउन में चली गई थी, तब मैंने शायद ये शुरू की। कुछ पिटिशन में से ये एक रिट पिटिशन थी जो मैंने फाइल की, और फाइल करते ही हॉस्पिटल वॉज इन ऑन टोज, एकदम वो एक्शन में आ गए। उन्होंने तुरंत फ़ोन किया। कुछ उस समय नतीजों के बारे में आपने सोचा था जब आप पिटीशन फाइल कर रही थी, इसका रिजल्ट क्या हो सकता है, मेरे फेवर में होगा या नहीं होगा, एक थॉट आपके मन में आया उस समय? मैंने प्रशांत जी अभी आपको बताया कि मुझे तो यही बोला गया था कि इसमें कुछ नहीं मिलेगा आपको, इसमें कुछ नहीं मिलेगा, ये तो डिलेड चलता ही है। बिकॉज हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बहुत सारे केसेस उस टाइम देख भी रहे थे, बार बार न्यूज़ में भी आ रहा था कि मिल नहीं पा रहा। रिलेटिव के साथ भी, अगर आपका डिस्टेंट रिलेटिव है, आगे कोई पोती है, कुछ है, तो ऐसे भी केसेस थे। तो मुझे मन में ये था कि मिले या ना मिले, मुझे कर्म करना है, मुझे कोशिश करनी है। तो मैंने उसी पे ही फोकस किया कि मुझे कोशिश करनी है, नहीं मैं करूँगी इसको, मैं पूरे मन से करूँगी इसको और पूरी कोशिश करूँगी। मुझे रिजल्ट्स उस टाइम नहीं पता लगे, मेरे को लगता है शायद मैंने उसी थ्योरी को फॉलो किया, कर्म कर और फल की इच्छा ना कर। ऑर्गन ट्रांसप्लांट से जुड़े मामलों में चारू जी, कानून आम तौर पे क्या कहता है? क्योंकि देखिए, जो भी कोई देश का आम आदमी है वो जाता है किसी हॉस्पिटल में एडमिट होता है, वहाँ अगर उसे किडनी फेलियर हो गया या किसी भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है, तो क्या कुछ लीगैलिटीज़ ऐसी हैं जिनका सामना उसे करना पड़ेगा, फेस करनी पड़ेंगी? दूसरा, इसकी मंजूरी किससे और लेनी क्यों पड़ती है, उसका रीज़न क्या है? इसमें एक्चुअली जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो इसी एक्ट के अंदर देर आर सर्टेन रूल्स विच आर लेड डाउन, जिसके अंदर से रूल 7 जो है, 2014 में ये रूल्स आए थे, 2014 के ये रूल्स हैं। जो रूल 7 है वो बताता है कि प्रोसीजर क्या होगा। रूल 9 जो है वो ये बताता है कि ऑथराइजेशन कमेटी होगी। तो जो परमिशन होती है, अगर आप रिलेटिव नहीं है, तो अगर आप रिलेटिव हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जाइए अपना चेकअप कराइए और आपका ट्रांसप्लांट हो जाएगा। लेकिन अगर आउट ऑफ इफेक्शन आप दे रहे हैं, डिस्टेंट रिलेटिव हैं आप, या कोई और कारण है आपस में जो आप देना चाहते हैं इसको, तब उसके लिए ऑथराइजेशन कमेटी हर हॉस्पिटल के अंदर निर्धारित होती है, जहाँ पे एक सर्टेन नंबर ऑफ ट्रांसप्लांट्स चल रहे होते हैं, जिसके अंदर हेल्थ मिनिस्ट्री के भी पर्सन्स होते हैं, हॉस्पिटल के डॉक्टर्स होते हैं, लेकिन जो ट्रांसप्लांट करेगा डॉक्टर वो नहीं होता उस कमेटी में, ही इज़ नॉट देयर। तो ये कमेटी जो होती है, इसका बेसिकली काम ये होता है कि एक प्रेगमेटिक जुडिशियस व्यू दे, एक्सपीडिशियस व्यू दे, और ये निर्धारित करे कि इसके बीच में जो ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट, जो डोनर और डोनी है, इनके बीच में कोई खरीद फरोख्त ना हो, कोई ऑर्गन ट्रेड ना हो रहा हो। इतनी सी बात होती है। इसके अंदर आपको अपने, जब आप डिस्टेंट रिलेटिव के लिए जा रहे हैं तो आप फिर अपने ये देते हैं, क्या नाम है, व्हाट डू यू से, इनकम टैक्स रिटर्न, जिससे आपकी फाइनेंशियल डिस्पैरिटी पता लगे कि बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो बेसिकली ऑथराइजेशन कमेटी होती है जो ये डिसाइड करती है कि वेदर द ट्रांसप्लांट विल हैपन और नॉट। अगर वहाँ से रिजेक्शन होता है तब अपील आती है जो 30 डेज में होनी होती है। तो दैट इज हाउ द परमिशन हैज टू बी टेकन फ्रॉम द ऑथराइजेशन कमेटी बेसिकली। बट मैम, इसमें डॉक्टर का ना होना, आपको क्या लगता है कि जो ट्रांसप्लांट कर रहा है उस हॉस्पिटल की भी एक अथॉरिटी का मेंबर वहाँ होना चाहिए, या कोई ना कोई ऐसा उसमें शामिल होना चाहिए? प्रशांत जी, हॉस्पिटल की अथॉरिटी के मेंबर्स होते हैं जी, सिर्फ वो नहीं होगा जो करेगा, बाकी सब होंगे, इससे रिलेटेड भी होंगे। वो रूल्स के अंदर प्रॉपरली लिखा गया है। अब मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगी यहाँ, पर उसमें प्रॉपरली लिखा गया है कि क्या क्या, कैसे, कितना एक्सपीरियंस और कौन कौन से डेजिग्नेटेड लोग हैं जो इसमें होंगे। पर यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि हेल्थ मिनिस्ट्री से भी इसके अंदर एक पर्सनल होता है, सेक्रेटरी, और भी लोग जो कि इसकी नॉलेज रखते हैं वो वहाँ होते हैं उस ऑथराइजेशन कमेटी में। तो आपके पास जब ये केस आया था, जो रिटायर एयरफोर्स के जो थे, एंड वो उनका जब केस आपके पास आया, तो उस समय आपके मन में क्या था? क्योंकि ये लड़ाई देखिए बिल्कुल भी आसान नहीं थी, कानूनी लड़ाई थी, लंबी थी। एज आ एडवोकेट उस समय आपके मन में क्या था कि अगर मैं कोशिश करती हूँ तो कामयाब हूँ ना हूँ, लेकिन आगे चल के कुछ ऐसा
चेंजेस, कुछ ऐसा बदलाव या इस कानून में, लॉ में कुछ ऐसा अमेंडमेंट जो आपके इस पहल से हो पाएगा, ऐसा सोचा था आपने? नहीं, मैंने उस टाइम तो ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था प्रशांत जी, पर जब मैंने केस लिया और इसको स्टडी किया, तो जब मैं रूल्स को रीड कर रही थी, मुझे याद है, तो मुझे सडनली ऐसा लगा कि देयर इज समथिंग मिसिंग इन इट। जो रूल 23 है ना, उसके अंदर क्रूशियल टाइमलाइंस के बारे में बोला गया है, जहाँ पहले 2 क्लॉजेस, सब क्लॉजेस में वो ये कह रहे हैं कि हाउ द डिसीजन हैज़ टू बी टेकन, उसके तीसरे क्लॉज में वो ये कह रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर अंदर ऑथराइजेशन कमेटी को अपना रिजल्ट देना है। उसके अगले 24 घंटे में ये जो रिजल्ट होगा इसको पब्लिश करना है नोटिस बोर्ड पर और वेबसाइट पर। जब ये इतना क्रूशियल है, आप देखिए 24 घंटे का इतना छोटा सा टाइमलाइन दे रहे हैं कि डिसीजन 24 घंटे में आप दे दीजिए, तो यानी कि मैटर कितना क्रूशियल है। लेकिन एक्ट साइलेंट था, देयर वॉज दिस लेक्यूना, एक्ट बिल्कुल साइलेंट था कि ऑथराइजेशन कमेटी इंटरव्यू लेगी कब। एक बार स्क्रीनिंग हो गई, आपने सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दी, जितने फॉर्म्स थे आपने जमा कर दिया, आपको एक फिटनेस सर्टिफिकेट वहीं का डॉक्टर देता है उस हॉस्पिटल का, जब आपको वो मिल गया, उसके बाद अब इंटरव्यू होना है, उसके बीच की कोई टाइमलाइन दी ही नहीं गई थी। तो जब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस पिटिशन, जब मैंने कोर्ट को अप्राइज किया अबाउट दिस लेक्यूना, तो मैडम इज़ अ वेरी प्रैग्मेटिक जज। जो मेरा एक पर्सन, जो मुझे देख के खुद मैंने ये जो केस के दौरान देखा, उन्होंने तुरंत देखा और कॉग्निजेंस लिया कि हाँ, कि दिस इज़ अ थिंग। उन्होंने यूनियन ऑफ इंडिया को नोटिस किया, उन्होंने GNCTD को नोटिस किया, उन्होंने कहा कि आप बताइए व्हाट आर द टाइमलाइंस। तब उन्होंने, यूनियन ऑफ इंडिया ने और GNCTD ने रिएटरेट कर दिए वही जो एक्ट के अंदर रूल्स लिखे हुए थे, तो उसके अंदर टाइमलाइन थी ही नहीं। So that is how this lacuna was. Meanwhile, the petitioner expired actually because he was infected with COVID. उसी दौरान ही डिसीजन भी आ गया, और जब हमें अपील में जाना था उसके लिए, तो मैंने कोर्ट को अप्राइज किया कि योर लीडरशिप, दिस केस now is become, the prayer has become infructuous because the petitioner has expired. But the only thing I am here is to assist this court, and as an officer of court also I want what I think is कि it can help public at large. People all over India are suffering for this, who has to undergo a organ transplant, are suffering from this thing because there lies an arbitrariness of the hospitals. और भी बहुत लोग हैं बीच में जो फिर इसका फ़ायदा उठाते हैं। जब चीज़ें साइलेंट होती हैं तो इसी तरीके से फ़ायदा उठाया जाता है। आपने यानी कि शुरुआत तो ऐसे नहीं की थी, लेकिन हाँ, एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की तरह ये केस आपका बन गया है। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें भी चारू जी, मेडिकल ट्रीटमेंट जो होता है उसमें आप भी जानती हैं कि टाइम की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, और काफ़ी ज़्यादा ऐसे नियम जो बनाए गए, अभी आपने भी बताया कि लॉ में कहीं भी टाइमलाइन का कोई जिक्र नहीं था। तो जिन्होंने उसको बनाया, जिन्होंने उसको डिज़ाइन किया पार्लियामेंट में, या जो लॉ बनाया गया, उसमें आपको क्या लगता है कि उसके इफ़ेक्ट्स के बारे में नहीं सोचा गया था उस समय, या टाइमलाइन एक होनी चाहिए थी, जो कमी उसमें रह गई? प्रशांत जी, कमी तो थी लॉ में, तभी हमने पॉइंट आउट की, और कमी थी, कोर्ट को भी समझ में आई कि कमी है। और आपको मैं यहाँ एक छोटा सा फैक्ट बताती हूँ कि जैसे ही ये नोटिस हो गया, सब कुछ हो गया, मेरा द पिटिशनर डाइड, और उसके बाद जब कोर्ट ने कहा कि बताइए क्या टाइमलाइन होनी चाहिए, कोर्ट को इन्होंने खुद एडमिट किया कि हाँ टाइमलाइन नहीं है, तो कोर्ट ने कहा बताइए क्या टाइमलाइन होनी चाहिए, एफिडेविट पे दीजिए। ऑर्डर है ये, जब ये कहा गया 28 अप्रैल का 2023 कि तब कोर्ट ने कहा कि आप बताइए क्या टाइमलाइंस होनी चाहिए, आप एफिडेविट पे दीजिए मुझे लिखकर। उन्होंने उस एफिडेविट के साथ एक डीओ लेटर अटैच किया, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि हमने तो इस डेट पर ऑथराइजेशन कमिटीज़ जहाँ जहाँ है, जिन जिन हॉस्पिटल्स में है, हमने उनको डीओ लेटर इशू कर दिया है, जिसमें लिखा गया है कि 7 दिन के अंदर अंदर आप जो है इंटरव्यू कंडक्ट करिए। पर ये मेरे पिटिशनर के मरने के मेरे ख्याल से बहुत दिन बाद हुआ, उसके डिमाइस के बहुत दिन बाद ऐसा हुआ। और जब ये इन्होंने दिया, ही डाइड इन 2021, आप देखिए उसके 2 साल बाद जी। I do have that date also. I don't have that exact date, but yes, it was March, April 2021, I suppose, when the patient died. What I think is, क्योंकि उनका तो परिवार का तो इससे सिस्टम से ही भरोसा उठ गया, वो तो एक रिलीफ के लिए आए थे जो नहीं उनको मिल सका। तो
उन्होंने 7 दिनों की टाइमलाइंस दे दी थी कि 7 दिनों में आपको इंटरव्यू करना है। हमने तो जी डीओ लेटर इशू कर दिया है, बहुत सारे डिलेज की वजह से हाँ ऐसा हो रहा था, डेथ्स हो रही थी इसकी वजह से ये डिले हो रहा था प्रोसेस। तो कॉग्निजेंस तो उन्होंने भी ले लिया था इसके बाद। तो कोर्ट ने भी फिर उसी को मद्देनज़र रखते हुए जजमेंट दिया है जो अपना दिया है। उसके अंदर कोर्ट ने बहुत अच्छे से टाइमलाइंस प्रिस्क्राइब कर दी हैं। बहुत सारे जजमेंट्स मैडम ने रेफ़र किए हैं, जहाँ पर एक लास्ट जो मैंने अभी पढ़ा है, ये प्रवीण बेगम का एक केस है जिसके अंदर कोर्ट ने वेरी वेल सेड दैट 288 डेज लग जा रहे हैं एक अप्रूवल के लिए। जहाँ 3 बार पेशेंट अगर किडनी ट्रांसप्लांट का पेशेंट है या किसी भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट का पेशेंट है, उसका डायलिसिस हो रहा है हफ्ते में 3 बार, आप देखिए उसकी इम्यूनिटी तो वैसे ही खत्म होती जा रही है। बाय द टाइम उसको ट्रांसप्लांट मिलेगा उस टाइम तक तो उसकी शरीर ही नहीं सपोर्ट करेगा इतने दिनों में। तो ये तो टाइमलाइन बहुत क्रूशियल थी जो कोर्ट ने लेट डाउन की। पब्लिक एट लार्ज ऑल ओवर इंडिया इज गोइंग टू हैव बेनिफिट आउट ऑफ इट। तो रेवोल्यूशन तो ज़रूर आएगा, आ भी गया। मैंने आपको बताया डीओ लेटर तो अभी इशू कर दिया गया था, और अब भी कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है कि भाई 6 से 8 हफ्ते में आप ये पूरी प्रोसीडिंग को ख़त्म करेंगे। यहाँ तक कि पेशेंट भी और डॉक्टर्स भी दोनों के लिए निर्धारित कर दिया गया, अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं आया है या हॉस्पिटल को ऑथराइजेशन कमेटी को कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट चाहिए टू इंश्योर दैट रिलेशनशिप, दैट डॉक्यूमेंट दैट रिस्पॉन्ड बाय द पिटिशनर और द पेशेंट हियर हैज़ टू बी गिवन विद इन 1 वीक। इन केस टाइम ज़्यादा लग रहा है तो एक सॉलिड आपके पास रीज़न होना चाहिए, तभी आप वो टाइम एक्सटेंड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। 6 से 8 हफ्ते में आप पूरी प्रोसीडिंग को कंक्लूड करेंगे, इंक्लूडिंग द इंटरव्यू, इंक्लूडिंग द रिजल्ट की टाइमलाइन वैसे की वैसे रखी है कोर्ट ने, जो कोर्ट एक्ट के अंदर थी 24 आवर्स की, बाकी उन्होंने 6 से 8 हफ्ता कर दिया। इसमें प्रक्रिया भी बहुत महत्वपूर्ण होती है चारू जी, क्योंकि यही थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे कि एक तो प्रक्रिया क्या होती थी जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा देरी ट्रांसप्लांट को मंजूरी मिलने में ही हो जाती थी। कि ट्रांसप्लांट का जो प्रोसीजर है, मेडिकल प्रोसीजर है, वो तो फिर आगे बाद में शुरू होगा, लेकिन उसको मंजूरी मिलने में ही इतनी ज़्यादा देरी हो जाती है। तो वो प्रोसेस, लीगैलिटी अंदर उसमें इतना ज़्यादा पेचीदा क्यों बनाया गया उसको, क्या उसमें ऐसा प्रोसीजर है? प्रोसीजर प्रशांत जी, मैंने बताया आपको कि जब आप रिलेटिव हैं तब तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप डिस्टेंट रिलेटिव हैं, नॉन रिलेटिव हैं, तब ये जिम्मेदारी देखिए हम सबकी भी, हम देखते हैं कि ऑर्गन ट्रेड के मामले भी बहुत सामने आए हैं, कितने कार्टल्स पकड़े गए इसी रिलेटेड। यस, इससे इसकी वजह से कितनी किडनैपिंग्स, वन क्राइम इज लिंक्ड विद द अदर क्राइम, दैट इज हाउ इट वर्क्स। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए एक्ट के अंदर जो कायदे कानून थे वो सख्त बनाए गए, लेकिन जो टाइमलाइन ना होने की वजह से आर्बिट्रेरीनेस आ रही थी वो तो हॉस्पिटल्स की तरफ से आ गई, क्योंकि जब टाइमलाइन ही नहीं थी तो वो लोग भी लेथार्जिक मोड में थे, कर लेंगे जिस तरीके से हो रहा था। तो वो जो टाइमलाइन ना होने की वजह से जो अब तक डिले हो रहा था, इस जजमेंट के बाद आई एम वेरी होपफुल, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में भी जजमेंट गया है कि आप ये अमेंड करिए, इसको टाइमलाइंस को एंटर करिए इसके अंदर, तो इसके बाद जो ये डिले है ये ख़त्म हो जाएगा। जो डिले हो रहा था अब तक उसका कारण यही था, ये टाइमलाइन मिसिंग थी, डॉक्यूमेंट्स पे डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे थे बार बार, उसका कोई टाइम लिमिट ही नहीं है, देने वाला दे रहा है, लेने वाला ले रहा है, उसको पता ही नहीं है कि कितने दिन में चल रहा है, इस तरीके से लंबा वक्त चलता जा रहा है। अब जब ये टाइम बाउंड हो गया तो अब जो देना है जिसको डॉक्यूमेंट, उसे भी पता है मुझे इतने टाइम में देना है, और लेने वाले को भी पता है। मीनवाइल प्रशांत जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो मैंने कोर्ट को भी अप्राइज किया था कि जब डॉक्यूमेंट्स दिए जा रहे हैं, पिटिशनर या पेशेंट, यहाँ पे पिटिशनर है पर जो पेशेंट्स को डॉक्यूमेंट्स देने हैं टू इस्टेब्लिश द रिलेशनशिप, या जो आपको फॉर्मेलिटीज जो इसके अंदर है, एक फॉर्म 20 की फॉर्मेलिटी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना होता है, आपको बताना होता है, जो वहाँ का जो एसडीएम है वो देता है वो सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट होता है जो वहाँ के डॉक्टर्स चेकअप करते हैं, टेस्टिंग होती है, जो भी डीएनए प्रोफाइलिंग, जब सब कुछ जो होता है वो सब होता है। तो उस वजह से देखिए वो तो वक्त लगता ही है, उस प्रोसीजर में जो टाइम लगेगा वो तो लगेगा ही देखिए, लेकिन जो डिले हो रहा था उसका कारण मैंने आपको बताया, वो टाइमलाइन यहाँ एब्सेंट थी। तो जब ये इस तरीके से यहाँ पे हाईलाइट किया गया कि जो पेशेंट है उसको डॉक्यूमेंट मांगे गए कि इतने इतने आपने इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हैं, आप और डॉक्यूमेंट्स दीजिए। अब वो डॉक्यूमेंट्स बाय हैंड जा रहे हैं, उसका रिकॉर्ड ही नहीं है,
बीच में कोऑर्डिनेटर्स हैं जो कॉल कर रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट दीजिए, वो डॉक्यूमेंट दीजिए, उसका रिकॉर्ड नहीं था। तो हमने कोर्ट को ये भी हाईलाइट किया कि इसको डिजिटाइज कर दिया जाए। इन दिस एरा ऑफ डिजिटाइजेशन वेयर एवरीथिंग इज गेटिंग डिजिटाइज्ड, इट शुड बी ट्रांसपेरेंट। तो ये भी अब आपको कहना पड़ा, इससे पहले किसी ने सोचा ही नहीं। मुझे तो नहीं लगा कि कहीं सोचा होता तो ये इस तरीके से हो रहा होता, पर ये फिजिकली दिया जा रहा था, ऑनलाइन तो नहीं दिया जा रहा था। तो मैंने कोर्ट को कहा कि इसको भी मैंडेट किया जाए कि ये डिजिटाइज हो, इसको आप ऑनलाइन ही दीजिए, वेबसाइट पर दीजिए, वहीं से आप जवाब लीजिए और वहीं से आप जवाब दीजिए, तो इट इज़ ट्रांसपेरेंट देन। बीच में कोई फायदा ही नहीं उठा पाएगा। और कमेटी को तुरंत पता लग जाए, जैसे ही डॉक्यूमेंट कोई आए, कमेटी को तुरंत पता लग जाए, कमेटी के मेंबर्स को, कि क्या डॉक्यूमेंट आया है, क्या और चाहिए। इससे इसको हम एक्सपीडिशियस और कर सकते हैं। तो ये इसका प्रोसेस था। इसके बाद इसको आप इंटरव्यू में जाते थे, डोनर डोनी, उनके स्पाउसेस, वो चारों का इंटरव्यू लिया जाता था। उनसे जो भी सवाल जवाब जो ऑथराइजेशन कमेटी को फिट लगते थे वो पूछे जाते थे। उसके बाद वो डिसाइड करते थे। उसके 24 घंटे में उनका रिजल्ट देना और उस अगले 24 घंटे में उसका पब्लिश होना। 30 दिनों में इसकी अपील। इस तरीके से ये प्रोसीजर था जो एक्ट में था। अब इन टाइमलाइंस के बाद इट विल बी अमेंडेड। अब 6 से 8 हफ्ते में पूरा प्रोसीजर कंक्लूड किया जाएगा। अगर आपको कोई पेशेंट से अगर कोई डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है, उसका रिस्पॉन्ड 1 हफ्ते में पेशेंट को देना पड़ेगा। इस तरीके से ये अब इस प्रोसीजर को अगर मान लीजिए डिजिटलाइज भी किया जाता है, और अब आपने एक पहल की है, तो ये आपने जब मुद्दा उठाया तो डिजिटलाइज करने के बाद में आपको ये नहीं लगता कि ये हर एक के पास में थोड़ा इसको मतलब पहुंचाया भी आसानी से जा सकेगा? जैसे कि आजकल हर काम ऑनलाइन हो जाता है। अब अगर ये पूरा का पूरा प्रोसीजर अगर ऑनलाइन ही कर दिया जाए, मैक्सिमम प्रोसीजर, इंटरव्यू को आप छोड़ दीजिए, इंटरव्यू छोड़ करके जो बाकी सारी चीज़ें हैं उनको ऑनलाइन कर देंगे तो ये और ज़्यादा आसान हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ये एरा ऐसा है आजकल, तो छोटे से छोटे बच्चे को पता है कि ऑनलाइन काम कैसे करना है जी। तो ये उतना ही मासेस के पास बात जाएगी, उन्हें ज़्यादा अच्छे से प्रोसीजर का पता रहेगा, उन्हें ट्रांसपेरेंसी रहेगी और वो ऑन टाइम हर काम को कर सकेंगे। और इंटरनेट आपको पता ही है कि हाउ फास्ट इट मेक्स थिंग्स, उससे इसको और जल्दी किया जा सकेगा। मगर जब इतने सारे बदलावों की बात हो रही है चारू जी, तो फिर ऐसे में अब हाई कोर्ट ने भी अपना इतना बड़ा डिसीजन दे दिया है, दिल्ली हाई कोर्ट ने, तो अब आपको क्या लगता है यहाँ से कि उस लॉ में सरकार अमेंडमेंट क्या करेगी? क्या एक रेवोल्यूशनरी चेंज ये हो पाएगा? क्योंकि बहुत बड़ा चेंज है, और अगर इसको डिजिटलाइज किया जाएगा तो उसके लिए फिर अलग से सेक्शंस और अलग से सारी चीज़ें गवर्नमेंट को करनी पड़ेंगी। तो क्या आपको लग रहा है कि अब कहीं ना कहीं एक समय की मांग तो है ही, तो ये बड़ा चेंज अमेंडमेंट इस अब होना चाहिए इस लॉ में? प्रशांत जी, ऑलरेडी आप देखेंगे कि डिजिटाइज तो ये है ही एक तरीके से। वेबसाइट तो है ही वहाँ पर, जिस वेबसाइट पे रिजल्ट डिक्लेयर किया जा रहा है, तो वेबसाइट तो है यानी कि वहाँ ना, तो डिजिटाइजेशन वैसे तो है ही। तो मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा इसमें काम करने की ज़रूरत होगी। स्मॉल अमेंडमेंट्स होंगे जो कि किए जा सकते हैं आसानी से, और मुझे लगता है हाँ इसके बाद चेंज आएगा, बिल्कुल आएगा। कॉन्फिडेंट है मैं बिल्कुल आएगा, बिल्कुल बदलाव आएगा। और इसके बाद कोई और अमर सिंह इस तरीके से सफ़र नहीं करना चाहिए। मेरे तो मन में यही धारणा है कि नहीं होना चाहिए, और कोई अमर सिंह इस तरीके से नहीं जाना चाहिए। अब ये उनका प्रारब्ध था या क्या हुआ, पर जो मैं बेस्ट कर सकती थी मैंने वो किया जी। तो बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ हैं, लीगल टेक्निकलिटीज़ हैं, एक अपना पक्ष है, और उसके अलावा जो काम किए जाने की ज़रूरत है, जो बदलावों को लाने की ज़रूरत है, उसका अपना पक्ष अलग है। चारू अनेजा जी हमारे साथ थी, जो इस पूरे केस में जुड़ी रहीं। इसके लिए अदालत में उन्होंने लड़ाई लड़ी, कानूनी लड़ाई लड़ी, और फिर उसके बाद में एक बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से इस मामले में दिया गया है, और 6 से 8 हफ्तों का जो एक टाइमलाइन है, टाइम बाउंड उसको बना दिया है दिल्ली हाई कोर्ट ने। अब अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत पड़ती है तो फिर उसके बाद में जो कमेटी होती है उसको 6 से 8 हफ्तों में इस पूरे प्रोसीजर को, जो मंजूरी देने का प्रोसीजर है, उसे 6 से 8 हफ्तों में पूरा करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं चारू अनेजा जी की जो ये लड़ाई थी, ये अपने आप में पब्लिक इंटरेस्ट की लड़ाई एक तरीके से बन गई है, जिससे कि आने वाले दिनों में भी, और अगर सरकार बदलाव करने के बारे में अगर विचार करती है तो फिर उसके बाद में निश्चित तौर पे ऐसा होगा कि आने वाले दिनों में जो देश के बाकी लोग हैं जो इस समस्या से जूझ रहे हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं लेकिन वो नहीं करा पाते इन नियमों की वजह से, उन सबको कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए चारू जी, हमसे बातचीत करने के लिए। आप जुड़े रहिएगा न्यूज़ रूम पोस्ट के साथ। नमस्कार।